જી એનો પણ એક સારો એવો સપોર્ટ રહ્યો છે. પણ કઈ રીતના માર્કેટમાં કામ કરવાનું એ આપણે બધાનો જ સવાલ હોય છે ને એ જ આપણે વાતચીત કરીશું આજના આપણે સ્પેશલ गेस्ट સાથે માર્કેટ एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम आपकी साथ जुड़ाई गया है. सुनील जी बहुत स्वागत है. आज 9 जुलाई आ गई है लेकिन हमें लग रहा है कि वो भी डिफ़र होगा अभी 1 अगस्त के लिए. बहुत सारी चिट्ठियाँ गई है, वो चिट्ठी हमारे पास तो नहीं आई है भारत के पास, लेकिन मार्केट्स अवेट कर रहे हैं कि अभी हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, वो उनको नहीं मिल रही है. इसलिए पूरा हफ्ता से हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड मार्केट में कामकाज कर रहा है. आप कौन से रीज़न देख रहे हैं ये मार्केट के बिहेवियर के लिए? नहीं, वही जो आपने कहा, मिस्टर ट्रम्प की ट्वीट्स उसके ट्रुथ सोशल पे हर रोज कुछ नया नया चीज फेंकते हैं, तो उसके कारण जरूर मार्केट में एक क्लैरिटी से कोई व्यू नहीं ले पा रहा है ना. अब देखिए, फार्मा के ऊपर सडनली उन्होंने धीरे धीरे कह रहे थे कि कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, बट अब तक कुछ नहीं किया. और जब 9 तारीख आ गई तो बोल रहे कि 200% हम फार्मा में सोच रहे हैं. तो नेचुरली मिस्टर ट्रम्प की जो एक्शंस है और जो ट्वीट्स है, ये मार्केट को ऑन द एज रख रही है. इसलिए कोई भी मार्केट पर्सन एक लॉन्ग व्यू लेके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में नहीं ले सकता है. तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण है. सेकंड, जो अभी 9 जुलाई तक एक डील तो साइन होना था, नहीं हुआ. अब 1 अगस्त की बात नहीं है हमारे लिए. हमारे लिए क्या है कि बातचीत आगे बढ़ चुकी है और शायद एक मिनी डील बहुत ही जल्द साइन हो जाएगी. वो 1 अगस्त तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मगर वो डील एक मिनी डील होगी. तो माने जो प्रोडक्ट्स मिनी डील के अंदर कवर होंगे वहां पे अनिश्चितता खत्म होगी, और मगर जो प्रोडक्ट उसमें नहीं है उसमें कंटिन्यू होंगे. एक वो बात है. सेकंड बात है कि अगर डील भी साइन हो गया तो समझे इन्होंने फार्मा के ऊपर, कॉपर के ऊपर जो बात किया है, क्या अगर फार्मा और कॉपर उसके डील के अंदर शामिल होते हैं तो क्या वो टैरिफ लगेंगे या बीटीए में साइन करने के कारण वो टैरिफ से हट जाएंगे? ये बात भी क्लैरिटी नहीं है. तो शायद अब नेक्स्ट ट्रिगर होगा कि ये मिनी डील का साइनिंग, जो मैं जल्द ही जल्द एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने भी कहा कि हम बहुत जल्द इंडिया के साथ बड़ी डील साइन करने वाले हैं. चाहे वो मिनी डील हो चलेगा, मगर एटलीस्ट उतना हद तक एक अनसर्टेनिटी खत्म होगी. तो मेरे लिए मार्केट उस ट्रिगर का इंतजार कर रही है. सेकेंड, एक लॉन्ग ड्रॉन ट्रिगर तो है अर्निंग सीजन, जो कल से शुरू होगी बड़े दिग्गज आईटी मेजर्स की रिजल्ट से, मगर शायद उसमें 1 महीने लग जाएंगे एक ट्रेंड फॉर्म होने में. तो वो एक फैक्टर भी थोड़ा अनसर्टेनिटी रखेंगी. और इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी टैरिफ के कारण वो एफआईएस को ज्यादा इंपैक्ट करेंगी और अर्निंग सीजन डीआईएस को ज्यादा अफेक्ट करेंगे. इसलिए दोनों एक तरफ हम समझेंगे कि रेंज बाउंड मार्केट कुछ दिन के लिए चलेगा, अनटिल आपको एक मिनी डील की साइनिंग की अनाउंसमेंट नहीं होती है. चलो मिनी डील हो भी जाती है तो भी एक वो हमें ब्रीदर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक एक मेजर पिक्चर बाहर नहीं आ जाता है सुनील जी, वो अनसर्टेनिटी का जो क्लाउड है वो हमेशा रहेगा. और जो मैं हमेशा बोलती हूँ सर कि जब से ट्रम्प आए हैं अनसर्टेनिटी हमने देखी है मार्केट ने. और क्योंकि रोज नए ट्वीट, एवरी मॉर्निंग कुछ चेंज हो जाता है, डिफ़र हो जाता है, उनका व्यू चेंज हो जाता है. और ऐसे आज भी हमने देखा जैसे कि उन्होंने कहा कि फार्मा सेक्टर पर 200% हम ड्यूटी लगाएंगे, फिर ब्रिक्स नेशंस के लिए और 10% हम लगाएंगे. वो एक थोड़ी चिंता भी करवाता है कि अभी आगे क्या. वो देखे आज अगर हम देखें तो फार्मा सेक्टर तो चलो अभी हम सब भी यूज तो हुए हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर आज उनकी मन से ही चल रहे हैं और पॉजिटिव टेरिटरी में आज चल रहे हैं. फार्मा, मेटल, जहाँ ये टैरिफ का अनसर्टेनिटी रहेगा, कैसे हम काम कर सकते हैं? और क्या अभी यहाँ लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म अप्रोच रखना चाहिए? मेटल्स में शॉर्ट टर्म ही रखना चाहिए, फार्मा में लॉन्ग टर्म रख सकते हैं. और इसका कारण मैं बताता हूँ. क्योंकि मेटल में अनसर्टेनिटी खाली ट्रम्प की वजह से नहीं है. मेटल में अनसर्टेनिटी है कि पूरा मेटल्स पैक देखें, उसमें 3 तरह के मेटल्स होते हैं. एक होता है जो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम इंडस्ट्री से नहीं जुड़ता है, वो है गोल्ड. फिर उसके साथ जुड़ी होती है सिल्वर, जहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट है, जैसे एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में सिल्वर का इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है. और गोल्ड और सिल्वर हम समझते हैं क्योंकि प्रेशियस मेटल्स के अंदर है, जो एक इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी के ऊपर उनकी मूवमेंट है. सेकेंड होते हैं आपको फेरस मेटल्स, जो कि आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील होता है.
वो उनका अलग होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग में वो जो भी कंक्रीट रीबिल्डिंग होता है उसमें उनका बहुत होता है। और नॉन फेरस मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, उनका ओवरऑल एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्डिंग के साथ जुड़ा होता है, और उतना डायरेक्ट संबंध नहीं है जितना स्टील एंड कोर का है। तो इन तीनों के जो मेटल्स होते हैं ना, इसमें और एक चीज है, इनको माना जाता है ग्लोबल सिक्लिकल। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल सिक्लिकल, कि इनके दाम इंडिया में नहीं फिक्स होते हैं, इनके दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होते हैं। तो वो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, और सेल्स उनका डोमेस्टिक होता है। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कॉपर को कोई जो $2 बिलियन का कॉपर का एक्सपोर्ट है, मगर ज्यादातर उनकी डिमांड सब डोमेस्टिकली होती है। तो इनमें एक व्यू लेना, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ के ऊपर आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी की डिमांड अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर रियल्टी का अच्छा एक आउटलुक है, तो नेचुरली डिमांड मेटल्स के लिए अच्छा होगा, ये वाले मेटल्स के लिए। मगर आपको प्राइसेस उधर फिक्स होते हैं, तो अगर वर्ल्ड स्लोडाउन में है तो प्राइसेस दब के रहेंगे। तो मेटल्स में बहुत टैक्टिकल कॉल लेना पड़ता है, और उसमें अलग अलग तरीके मेटल है, तो इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं मेटल सेक्टर के अंदर कोई लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी ये सब कुछ रेकमेंड नहीं करूंगा। टैक्टिकली आपको हर मेटल को देख के प्ले करना है, जहाँ पे वैल्यूएशंस, और जो मेरी एक स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, मैं टेक्निकल्स को नहीं ट्रैक करता हूँ, मगर टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेटल्स में, उनके एंट्री और एग्जिट के लिए। इसलिए वो टेक्निकल्स ट्रैक करना भी जरूरी होता है, जिसमें मैं तो फंडामेंटल हूँ एनालिसिस, तो उसमें ज्यादा मेरा ध्यान नहीं होता है, मगर वो इंपॉर्टेंट है मेटल्स में। इसलिए मैं तो जनरली मेटल से थोड़ा दूर रहता हूँ, टैक्टिकल के सिवाय। मेरा फार्मा ऐसी नहीं है, ठीक है। दिक्कत तो है फार्मा में ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण और ये कारण, मगर लॉन्ग टर्म आउटलुक फार्मा के लिए बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए। तो अभी जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए मेरे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। और इसका कारण है कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर में एक डोमेस्टिक हेल्थ केयर का आउटलुक अच्छा है, जो जिसके साथ ट्रम्प का कोई संबंध नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सब चीजें। दूसरी बात होती है कि जेनेरिक्स में देखें, तो जेनेरिक्स में भी आपको देखें तो इंडिया का एक कॉस्ट एडवांटेज जो होता है फार्मा में, वो भयंकर है जेनेरिक्स में, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट जाता है, उसको बल्क में यहाँ मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, तो खाली अमेरिका मार्केट नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी बेचते हैं। तीसरा होता है सीडीएमओ, जो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरर, जो यूएस से ज्यादा संबंध रखते हैं। और इसमें क्या है कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में टैरिफ जो भी लगे ट्रम्प की ओर से, याद रखिए कि अमेरिका में फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर एक तरफ होता है, दूसरा होता है इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं हेल्थ केयर बिल्स, तो ये कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर असर होगा। और तीसरा होता है जो इंश्योरेंस और गवर्नमेंट केयर के अलग बाहर है, उनके लिए डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। तो इसमें जो ट्रम्प कह रहे हैं कि टैरिफ लगाऊंगा, वो चाइना के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि फार्मा एक्सपोर्ट्स चाइना से ही ज्यादा जाते हैं अमेरिका को। इंडिया का भी है इसमें, मगर हम लॉट ऑफ एपीआई चाइना से खरीद के उधर भेजते हैं, तो उसमें चाइना और इंडिया में जो टैरिफ का फर्क जरूर होगा, उसमें इंडिया को बेनिफिट आ सकता है। तो मैं एक बायोन डिप्स रखूंगा फार्मा के अंदर, क्योंकि ये सब चीज है उसमें थोड़ी डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एक्सपोजर। तो ओवरऑल मैं ये रिजॉल्व होते देख रहा हूँ, बिकॉज फार्मा इज वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट, और इट्स नॉट अ कंपटीशन विद एनीबडी अदर देन चाइना फॉर इंडिया। खाली इंडिया और चाइना है, बाकी के जो एशियन प्लेयर्स है उनका कुछ फार्मा में ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ इम्पैक्ट। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो अनसर्टेनिटी फार्मा में है, वो शायद एक बाय एंड डिप्स के लिए आप रख सकते हैं। ઓકે, તો બાય એન્ડ ડિપ્સ અને યસ હેલ્થ કેર એમાં તો ટ્રમ્પનું કંઈ ચાલતું નથી, એટલે તમે એમાં નજર રાખી શકો છો. दूसरा जो एक सेक्टर है वो है टेक्सटाइल एंड एपरल्स. अभी बांग्लादेश के ऊपर जैसे 35% ड्यूटी लगी है. हमें पता नहीं आज की डेट में एक्चुअली इंडिया एक विन विन सिचुएशन पर है कंपेयर टू दी अदर एशियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स. कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि इंडिया पे कौन सा रेट आएगा वो पता नहीं है, लेकिन आज की अगर डेट में देखें तो टेक्सटाइल और एपरल्स आपको कितने ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, आज की डेट में लुक्रेटिव लग रहे हैं, मगर मैं कहूंगा कि मिनी डील साइन होने तक वेट कीजिए, क्योंकि अगर उस डील में हर एक होपफुली टेक्सटाइल उसमें शामिल होंगे, बिकॉज ये लेबर ओरिएंटेड सेक्टर है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम जरूर पुश करेंगे। बट फिर भी ना, ट्रेड डील कैसी चलती है पता नहीं है हमें। तो मैंने ये अभी बांग्लादेश के ऊपर लग गया, हमारा एडवांटेज है तो जाके आज खरीदना एक बहुत शॉर्ट टर्म अप्रोच होगा, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। जो भी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री को देखना है, और मिनी ड्रिल
साइन होने तक वेट कीजिए, कैसे होता है टेक्सटाइल की सिचुएशन हमारे साथ, और उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। डो नॉट ट्रेड ऑन द शॉर्ट टर्म कि आज हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगा, बांग्लादेश ऊपर लग गया तो एडवांटेज है, नहीं। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। वेट, हमारे ट्रेड के लिए वेट करना है, उसमें टेक्सटाइल का क्या हाल होता है वो देखकर ही हमें एलोकेशन लेना है। सो एज अ इन्वेस्टर अगर हम देखें तो जो मोस्ट ऑब्वियस जो रीजन की एरिया आता है जहां हम ट्रम्प के टेरर के बिना हम निवेश कर सकते हैं, वो है डोमेस्टिक फेसिंग अपना जो रीजन्स है, जैसे कि एफएमसीजी देख लो, कि जैसे आपने कहा हेल्थ केयर देख लो, कि बीएफएसआई सेगमेंट देख लो। कैसे हम यहाँ प्रायोरिटी वैल्यूएशन वाइज कहाँ आपको लगता है कि पहले यहाँ देख लेना चाहिए कि निवेश कर लो भाई? देखिए, इंडिया में डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर में कहीं पे भी वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि पूरे जो अगर इस साल का डेटा देखा आपने, करीबन ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है, मगर मोर देन 1.3 लाख करोड़ एफआईएस ने सेलिंग किया है। तो डोमेस्टिक्स ने इतना खरीदारी कहाँ पे किया है? डोमेस्टिक सेक्टर्स में ज़्यादा किया है डीआईएस ने। तो इसलिए ओवरऑल वैल्यूएशन आज भी देखिए, निफ्टी या स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स, तीनों करीब 22 के करीब है निफ्टी और 27 के करीब है मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा ही वो ट्रेंड हो रहे हैं। तो कहीं पे भी मैं सस्ता चीज नहीं कहूंगा इंडियन मार्केट में। ये कंसिस्टेंट लिक्विडिटी सपोर्ट जो मार्केट को मिली है फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, आज भी डेटा आया एसआईपी बुक का 27,000 करोड़ पार कर दिया, रिकॉर्ड हाई आ गया है। तो इसके कारण कोई भी सस्ता नहीं है। तो डोमेस्टिक में आप निवेश करेंगे तो एक चीज आपको है कि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी आपको प्रोटेक्शन मिलता है, वो एक जरूर अच्छी चीज है। मगर सेकंड है आपको कि एक लॉन्ग टर्म आउटलुक रखने की कोशिश है। शॉर्ट टर्म में आप गेन्स मत एक्सपेक्ट कीजिए, बिकॉज जो अनसर्टेनिटी टैरिफ की है उसके कारण वो सेक्टर्स में प्रेशर है। मगर जैसे ही वो अनसर्टेनिटी खत्म होती है ना, उस सेक्टर में बाइंग आएगी, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर्स। आप समझ रहे हैं, एक पूल है मार्केट में पैसा, अगर एक को खरीदना है तो दूसरे को बेचना पड़ता है। तो इसीलिए डोमेस्टिक में पैसा गया है, वैल्यूएशंस हाई है। तो अब जब टैरिफ से क्लैरिटी आएगी, जो भी एक्सटर्नल सेक्टर्स में टैरिफ का जो पर्दा है वो हट जाएगा, तब उधर बाइंग एफआईएस की ओर से डीआईएस की ओर से दोनों उधर जाएगी, तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आप डोमेस्टिक में भी देखोगे। इसलिए मेरा मानना है कि वहां पे आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं जब टैरिफ की क्लैरिटी आती है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, आप इंटरनेशनल सेक्टर भी सही, एक्सटर्नल सेक्टर भी सही, डोमेस्टिक में भी अब आप भरपूर के निवेश मत कीजिए, स्टैगर्ड तरीके से रखिए एक्सपोजर, और बाय ऑन डिप्स। तो डिप्स जब आएगी, जब टैरिफ की क्लैरिटी आती है और एक सेक्टर रोटेशन होता है, तब आप आएगी, तब आप डोमेस्टिक को खरीद सकते हैं। बिकॉज ग्रोथ डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में, चाहे वो बैंकिंग में हो या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में हो या इंफ्रा में हो, ग्रोथ अच्छे है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बट आज वो ग्रोथ पूरा डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो वैल्यू नहीं है आज। तो जैसे ही आपको कुछ भी करेक्शन सामने आते हैं, और जब होगी, जब आपको टैरिफ की क्लैरिटी आएगी, तब आप बाय ऑन डिप्स में डोमेस्टिक्स में आप एक्सपोजर शुरू कर सकते हैं, ले सकते हैं। तब तक आप एक स्टैगर्ड अप्रोच ही रखिए। જી, તો ઓફકોર્સ એક ડિફરન્ટ અપ્રોચ સાથે આપણે અત્યારના માર્કેટને જોવું પડશે અને રોકાણ કરવું પડશે, અને ક્લેરિટી પર પણ એક આપણે ધ્યાન રાખતા રહીશું. પણ એ સાથે જ અહીંયા મારે બ્રેક લઈ લેવાનો છે, તો બ્રેક લઈશું ને આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહીશું.